So let us start with carbene. कार्बिन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रखती हैं। कार्बिन में हम लोग देखते हैं सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में आपके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन के पास दो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन जिस तरह कार्बन फ्री रेडिकल के पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे यहां पर दो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों बाइवेलेंट हैं। दो कोवलेंट बॉन्ड इसके भी हैं, दो कोवलेंट बॉन्ड इसके भी हैं। लेकिन यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं। सेक्सेट वाला केस है दोनों में। यहां पर अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है। कार्बन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एक खाली ऑर्बिटल है इसके पास। ये वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप, जो भी आप बोल दो, सब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है वीएससी-पीआर थ्योरी को यूज करते हुए। एंगुलर शेप, वी शेप, बेंड शेप। यहां पर लीनियर शेप है आपकी, क्योंकि जो ऑर्बिटल है आपके पास वो प्योर ऑर्बिटल है, डंबल शेप वाले प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं। लीनियर शेप, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2। दोनों दोनों न्यूट्रल हैं, चार्ज नहीं है दोनों के ऊपर। मैं आपको बोलूं कि दोनों में से कौन सी पैरामैग्नेटिक है और कौन सी कार्बिन डायमैग्नेटिक है। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है बाइरेडिकल, और इसमें पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक है। तो दिस इज डायमैग्नेटिक एंड ट्रिपलेट कार्बिन इज पैरामैग्नेटिक। अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्पिन प्लस 1, और 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्पिन को नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है हाफ। तो n अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो दिस वे यू कैन सी। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं, प्लस 1, तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं प्योर पी ऑर्बिटल में, और n प्लस 1 की वैल्यू हो गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई 3। ट्रिपलेट कार्बिन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी 3 है। सिंगलेट कार्बिन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी सिंगल है। सिंगलेट कार्बिन में और ट्रिपलेट कार्बिन में इस तरह आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम स्पिन होगी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स रूल यहाँ पे ओबे हो रहा है, यहाँ पे हंट्स रूल ओबे हो रहा है, यहाँ पे हंट्स रूल ओबे नहीं हो रहा। सिंगलेट कार्बिन डोंट फॉलो हंट्स रूल, ट्रिपलेट कार्बिन फॉलो हंट्स रूल। इलेक्ट्रॉन जो भी है आपके पास वो सिंगल है, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी आपको बताती है
कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है उसमें हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ओबे हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दीज आर द रिलेशंस। मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा इंटरमीडिएट है, दोनों ही कम स्टेबल हैं, दोनों लेस स्टेबल हैं, लेकिन स्टेबिलिटी ट्रिपलेट कार्बन की सिंगलेट कार्बन से ज्यादा है। सभी मेथड में मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सबसे पहले आपकी सिंगलेट कार्बन बनेगी। अगर वो स्टेबल नहीं रही, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर को स्टेबल करते हैं, वो स्टेबल नहीं कर पाए एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, तो ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट हो सकती है। वी विल सी। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के डिफरेंसेस पूछते रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, रिपल्सन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है, स्टेबिलिटी कम है, ज्यादा है स्टेबिलिटी, सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। ओके, अब कार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन हमने दो तरीके से देखी थी, एक तो एजो कंपाउंड एजाइड वाले कंपाउंड है, दूसरा अगर आपका नाइट्रोजन है, उसके पास 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड टूट के चला जाए लिविंग ग्रुप और दूसरा बॉन्ड आ जाए, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए कोई बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। लिविंग ग्रुप वाला तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, खाली ऑर्बिटल छोड़ जाएगा, और दूसरा कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन दे जाए, जैसे H होगा तो बेस उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आपका कार्बन का फॉर्मेशन, नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो रहा था। दो तरीके थे नाइट्रीन के फॉर्मेशन के जो हमें यूज होते थे, और यहाँ कार्बन में भी हम दे आर डिफरेंट वेज जिनमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कार्बन बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन के मैं मेथड बता रहा हूँ। कार्बन को दो रिएक्शन में आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हो, और दोनों रिएक्शन आप लोगों को ध्यान है। एक पार्ट आइस्टर्ट होमोलोगेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने 4 रिएजेंट यूज किए थे। SOCl2 से एसिड एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता था। फिर हम डाई एजोमीथेन CH2N2 के साथ रिएक्ट करवाते थे। CH2N2 में जो CH2 वाला कार्बन था न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था एसिड हैलाइड में, Cl को बाहर निकाल देता था। फिर हम लोग एक बेस यूज कर रहे थे Ag2O मॉइस्ट, या Ag2O लिख देते हैं, या AgOH। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे और नेक्स्ट होमोलॉग बन जा रहा था। तो इस होमोलोगेशन रिएक्शन में हम लोग कार्बन और कार्बन का रीअरेंजमेंट देख रहे थे, क्योंकि कार्बन के पास कार्बन नाइट्रीन दोनों आपके रीअरेंजमेंट में जाती हैं। जब कार्बन के पास असाइल ग्रुप हो और नाइट्रोजन के पास असाइल ग्रुप हो, तो आप लोग जानते हैं कि वुल्फ रीअरेंजमेंट आपका बड़ा फेमस रीअरेंजमेंट है। नाइट्रीन में यू हैव सीन इट मेनी टाइम्स। कार्बन भी कुछ फिक्स मेथड है, पर सभी मेथड्स का बॉन्डिंग लेवल पे देखो, एक चीज आप सोच लोगे तो आपको सभी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। दूसरा कार्बन का आप एक मैकेनिज्म और देख चुके हो, वो था रीमर टीमन रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा था आपका, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और मेजर भी प्रोडक्ट भी था। वहां पर CCl2 डाइक्लोरोकार्बन आपका इंटरमीडिएट था, एंड उसका मैकेनिज्म कार्बन मैकेनिज्म था। तो दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन मैकेनिज्म को आप देख चुके हो। दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी सब रिएक्शंस हैं वो बहुत बहुत सिंपल वाली रिएक्शन है, एजी वाली कम इंपॉर्टेंट है, पर वी मस्ट नो ऑल दिस रिएक्शंस ऑफ कार्बन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन के जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है, कोई कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है। वो ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक स्टेप है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक हिस्सा है, क्योंकि इंटरमीडिएट बनना ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक हिस्सा होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक हिस्सा होता है। हु इज दिस कैप्टन अमेरिका?
फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, देखो तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन. नाउ लेट अस टॉक. Formation of carbene is not a complete reaction, but during the organic reactions जो हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का हिस्सा होगा अगर कार्बिन मैकेनिज्म है तो. मैं आपको कुल मिलाकर 5 डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन बता रहा हूं. देखो, नाइट्रीन आपने कैसे बनाया था. कार्बन की मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग स्टेट ये है, नाइट्रोजन की मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग स्टेट ये है. कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और नाइट्रोजन आपके 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ, 0 फॉर्मल चार्ज के साथ मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग स्टेट यही है. जस्ट सर माइक खोल लो. ओ फाइन. तो यहाँ पर बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन की तरह ही है. यहाँ पर क्या करते थे, एक बॉन्ड तोड़ते थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता था, और एक बॉन्ड लिविंग ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाता था, तो खाली ऑर्बिटल आ जाता था. इस तरह सेम इसी फैशन में मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग स्टेट कार्बन की कुछ इस तरह है. और इस बॉन्डिंग स्टेट ऑफ कार्बन में आप देख सकते हैं कि एक एक बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा और दूसरा बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा. बार बार हम यही चीज बॉन्डिंग लेवल पर रिपीट करेंगे और कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे. अब नाइट्रोजन के हो सकते हैं ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, कुल मिलाकर 3 बॉन्ड रहते थे. इसी तरह कार्बन के जरूरी नहीं है कि चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो, पर 4 बॉन्ड होंगे. हो सकता है पाई बॉन्ड हो और कुछ सिग्मा बॉन्ड हो, 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो. बट मैंने 4 सिग्मा बॉन्ड लेकर यहाँ पे दिखाया है. बॉन्ड में पाई बॉन्ड भी कुछ हो सकते हैं, बट इसी तरह किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. इस तरह सिंगलेट कार्बिन का आपका फॉर्मेशन होगा. ये बॉन्डिंग लेवल के ऊपर है. सेम वे कार्बिन नाइट्रेज में हम लोग देख चुके हैं. अगर नाइट्रोजन है इस तरह है और उसका जो मोनोवैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय सम असाइल ग्रुप. इसी तरह कार्बन, कार्बन बाइवेलेंट होता है तो एक वैलेंसी पे कुछ भी हो, दूसरी एक वैलेंसी पे कुछ भी हो, दूसरी वैलेंसी पे आपका असाइल ग्रुप है. तो ये
इसके पड़ोसी वाले पे इधर रीअरेंजमेंट होता है आपका, और ये रीअरेंजमेंट की कहानी आप लोग जानते हैं। सेम वे इधर भी ऐसे ही रीअरेंजमेंट होगा। इसके रीअरेंजमेंट के बाद हरदम आइसोसाइनेट बनना और उसको देखना हमारी आदत हो गई है, दैट इज नाउ इन आवर हैबिट। इसी तरह इससे कीटीन बनना और कीटीन बनते हुए देखना आपके लिए कॉमन हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसके ऊपर आर शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम कार्बोनिल वाला कार्बन। ये वही दो पॉइंट प्योरली इंट्रामोलिकुलर, ये रीअरेंजमेंट वुल्फ रीअरेंजमेंट प्योरली इंट्रामोलिकुलर है, कार्बिन का भी और नाइट्रेन का भी। सेम यहां पर आप लोग देखते हो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर रिमेन सेम, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर आपकी चेंज नहीं होती। ये दोनों पॉइंट आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, आइसोसाइनेट और नाइट कार्बीन दोनों की रिएक्शंस में अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो इधर अटैक करता है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, और इधर वाला बॉन्ड हम लोग ओपन करते हैं। इसी तरह इधर वाला बॉन्ड यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ को ओपन नहीं करते हैं दोनों में, एंड दैट इज कीटीन and that is isocyanate. Methyl isocyanate is gas involved for responsible for Bhopal gas tragedy. आप लोग you know all these things beforehand. अब मैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन के डिफरेंट मेथड्स बता रहा हूं। 5 मेथड है। मेथड 1, सर एक बार बैक पेज कर दो प्लीज। 5 मेथड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन के। टुमारो इट विल बी ओवर कार्बिन नाइट्रेन मैकेनिज्म पूरा और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस समेत कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहला जो मेथड बता रहा हूं वो मेथड डिस्कस कर रहा हूं जो रीमर टीमन रिएक्शन में आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। फर्स्ट मेथड 1, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये मेथड आप यूज कर चुके हो रीमर टीमन रिएक्शन में। CHCl3 प्लस कोई भी बेस होगा, वो बेस KOH NaOH और कोई भी हो सकता है, दिस इज ए बेस। क्लोरोफॉर्म यहां पर CH(X3) में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। 3 अलग अलग क्लोरीन भी हो सकती है इधर, X, X' एंड X'। 2 तरह की अलग अलग क्लोरीन भी हो सकती हैं। X में से कोई भी 2 अलग अलग हेलोजन भी हो सकते हैं इधर। तो जनरल केस इज दिस। जो रीमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म लिया था आपने, इसी से ही सेम इसी रिएजेंट से एक आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन होती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, उसके लिए भी यही रिएजेंट है। दूसरा रीमर टीमन रिएक्शन ऑफ फिनोल की भी यही रिएजेंट है, सेम यही रिएजेंट होता है। दोनों रिएक्शन कार्बीन का इन्वॉल्वमेंट करती हैं। डाइक्लोरोकार्बिन इज सोर्स ऑफ ऑल दिस। CHCl3 KOH देखते हैं हम, डाइक्लोरोकार्बिन की याद आ जाती है। हाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, पहले एक बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर कार्बन पे नेगेटिव आएगा, एक बॉन्ड तोड़ते ही एक बॉन्ड तोड़ेंगे पहले तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर कार्बन पे नेगेटिव आने के बाद लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो दोबारा से न्यूट्रल बन जाएगा। वही दोनों स्टेप हम लोग देखेंगे। पहले कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो लिविंग ग्रुप जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। तो फर्स्ट स्टेज मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, हाउ दिस ओके, पहले मैं कार्बन फॉर्मेशन वाला स्टेप लिख देता हूं, देन आई विल राइट मैकेनिज्म ऑफ इट। CHCl3 आपका KOH
OH नेगेटिव H पॉजिटिव को ले जाता है, ये आपका डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। Cl नेगेटिव निकलेगा वो KCl और OH आयन H पॉजिटिव को ले जाएगा तो H2O बन जाएगा। दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। देखो अब कैसे हो रहा है, वही सेम बॉन्डिंग लेवल पे वही स्टेप। पहले H है और तीन तीन हेलोजन कार्बन से जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन धन की एसिडिक हो जाती है। तो यहां से बन गया आपका एक बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन पेयर तो आ गया, लेकिन फॉर्मल चार्ज तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे ही ये नेगेटिव बनेगा, अगले मेथड में भी ऐसे ही कार्बन पे नेगेटिव बनेगा, और जब कार्बन पे नेगेटिव होता है तो ये तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है। ये एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस ये है, लेकिन अब इससे लिविंग ग्रुप दूसरा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, वो जो बॉन्ड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जाएगा। आप लोग जानते हैं लिविंग ग्रुप कौन सा रहेगा। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप विल लिव। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी फ्लोराइड, क्लोरामाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में आयोडाइड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फ्लोराइड सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे हेलोजन ही है तो हेलाइड ही है लिविंग ग्रुप। तो सी, Cl और Cl एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है। अब लिविंग ग्रुप चला गया तो खाली ऑर्बिटल हो गया, फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव K पॉजिटिव के साथ आपका KCl बना लेगा। KOH का K पॉजिटिव अगर हम देखें तो KCl आप लिख सकते हो H2। तो दिस इज हाउ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे लिखो, अगर तीन अलग हेलोजन होंगे तो बेस्ट लिविंग ग्रुप लिव्स। प्रायोरिटी पे बेस्ट लिविंग ग्रुप लिव करेगा यहाँ पर। एंड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आप सब लोग जानते हैं, दिस इज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो सिंगलेट कार्बिन आपकी बन चुकी है। अब सिंगलेट कार्बिन यहां पर तो हरदम सिंगलेट कार्बिन ही बनेगी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिंगलेट कार्बिन को स्टेबलाइज करेंगे, आप सब लोग जानते हैं। ये कार्बन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जो भी इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा वो ज्यादा स्टेबल कार्बिन हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल कार्बिन हो जाएगी। क्या वो लोन पेयर बाहर से कोई लिविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर दे, उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो भी ये सिंगलेट कार्बिन खुश हो जाएगी। और कोई इंटरनल बैक बॉन्डिंग से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो भी खुश हो जाएगी। तो इंटरनल हैप्पीनेस और एक्सटर्नल हैप्पीनेस, किसी भी तरह की हैप्पीनेस चाहिए इसको एग्जिस्ट करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए। ये सब हैप्पीनेस नहीं मिली इसको तो ये ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस होता है हमारा, और कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस में भी डिफरेंस आएगा उसकी वजह से। दिस इज, तो यहाँ पे सी नेगेटिव बन रहा है विद लोन पेयर और फिर लिविंग ग्रुप जा रहा है। ऐसा ही मेथड 2 में भी होगा। चार कार्बन से एक कार्बन टूटकर कार्बन पे नेगेटिव फॉर्मल चार्ज होगा, कोई लिविंग ग्रुप होगा तो निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है CCl2, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में है आपका जो लिविंग ग्रुप आया। फिर उससे लिविंग ग्रुप यहाँ पे Cl आ गया, बाहर आ गया, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल बना। ओके फाइन। तो लिखो बेस्ट लिविंग ग्रुप लिव्स ऑन प्रायोरिटी, और लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये है। तो अब आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन सी कार्बिन बनेगी फ्रॉम फॉलोइंग केसेस। सी नेगेटिव बन गया तो उससे लिविंग ग्रुप को लीव करवाना आना चाहिए।
मैं 2 क्लोरीन ले लेता हूं, 1 ब्रोमीन ले लेता हूं. राइट द नेम ऑफ कार्बिन. यहां पे और कोई बेस भी यूज हो सकते हैं. एनी अदर बेस कैन बी यूज्ड. यहाँ पर OH नेगेटिव आपने यूज किया, OR नेगेटिव भी हो सकता है. बाय चांस फिनॉक्साइड वाला बेस भी हो सकता है, और तगड़ा बेस NH2 माइनस अमाइड भी हो सकता है. तो अदर बेसिस कैन बी देयर. इन जनरल बेस यहाँ पर रहेगा जो हाइड्रोजन को ले जाएगा. OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव दूसरा बेस भी you can get. Tell me the carbon formed. 3 हेलोजन में मैं अलग अलग हेलोजन रख सकता हूं, सेम हेलोजन रख सकता हूं. यू हैव टू टेल मी लिविंग ग्रुप के हिसाब से कौन सी कार्बिन बननी चाहिए. यहाँ पे C नेगेटिव बन जाएगा, Cl होगा, Cl होगा, Br होगा, बट बेस्ट लिविंग ग्रुप तो Br नेगेटिव है. तो आपका कार्बिन बनेगा वो डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, क्योंकि Br तो बाहर निकल जाएगा. साथ में H2O, और Br नेगेटिव जैसे KOH होता तो KBr बना लेते हैं आप लोग. यहाँ पे डाइफ्लोरोकार्बिन बनेगा आपका, और KOH होगा तो KCl बन जाएगा. Cl नेगेटिव लिख दीजिए यहाँ पे आयनिक फॉर्म में. H2O Cl नेगेटिव ये तो काम नहीं आएंगे. यहाँ पर बताओ Cl तो रहेगा, लेकिन I नेगेटिव निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि I और Cl इस तरह का कार्बन आयन बेस से हाइड्रोजन जाने के बाद बनेगा. प्लस H2O एंड I नेगेटिव. यहाँ पर आयोडीन निकलेगा, दैट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. तो बचेगा कौन? Cl एंड Br. क्लोरो ब्रोमो कार्बिन विल बी फॉर्म्ड. सेम वे यहाँ पे Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br नेगेटिव बनेगा आपका. Cl तो रहेगा, एक Br जाने के बाद एक फिर भी बच जाएगा. तो दिस इज यहाँ पे CF2. Cl नेगेटिव प्लस H2O. तो बेस्ट लिविंग ग्रुप विल लिव. डन. अब मैं कुछ आपको एक स्पेशल सिचुएशन बताऊं जिसको आप बड़े आसानी से कोरिलेट कर सकते हो. लेट अस सी कितने लोग सोच पाएंगे. क्या कोई बच्चा समझ पा रहा है कि यहां से डाइक्लोरोकार्बिन बननी चाहिए? Any student is able to understand? Anyone? You must. सबसे पहले सोडियम मेटल टेस्ट, GOC का H पॉजिटिव निकल जाएगा इसका. सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन तो पढ़ा होगा. आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस में हीटिंग क्यों करते हैं वो भी पढ़ा होगा. ये पुराना स्टेप. क्या आपको वही मिल गया, C नेगेटिव विद गुड लिविंग ग्रुप? अब यहां से निकल जाएगा और कार्बिन बन जाएगा. यहां से जो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ
वो तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन वाला पुराना स्टेप है. दिस इज ओल्डर स्टेप ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मैकेनिज्म. अब इस तरह का बहुत कॉमन स्टेप है. लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन. राइट डाउन टॉपिक. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन. स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन. सिंगलेट कार्बिन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है अंदर से या बाहर से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. फर्स्ट फैक्टर है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. First factor is due to back bonding. CF, CCl, CBr and CI. खाली ऑर्बिटल है इसके पास. इसके पास लॉन पेयर हैं. सभी हेलोजन के पास. यू कैन थिंक एज इजीली. क्या इसके खाली ऑर्बिटल में बैकबोन दिखा देगा ये? कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन इसका लोन पेयर एक रहेगा. फ्लोरीन और फ्लोरीन. फ्लोरीन का एक लोन पेयर इधर है और कार्बन का प्योर ऑर्बिटल है. क्या ये बैक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है आपको? यस. जस्ट लाइक BX3 में जो बैक बॉन्डिंग होती है बिल्कुल वही है. यहाँ पे 2p कार्बन का, सब जगह कार्बन तो सेकंड पीरियड का है, तो 2p. फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, क्लोरीन का 3p, ब्रोमीन का 4p एंड आयोडीन का 5p ऑर्बिटल. बताओ सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होगी? ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग किस में होती है? बैक बॉन्डिंग इसमें होगी सबसे ज्यादा. 2p ओवरलैपिंग इज बेस्ट ओवरलैपिंग. 2p 5p. BX3 में एसिडिक स्ट्रेंथ Bi3 की सबसे ज्यादा होती है. उसके पीछे रीजन भी यही होता है, सेम इफ यू रिमेंबर. क्योंकि BF3 में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग, तो खुद तो बैक बॉन्डिंग अच्छी मिल गई, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन कम चाहिए, तो वो वीक लिविस एसिड हो गया BF3. Bi3 में बैक बॉन्डिंग कमजोर है क्योंकि 5p आयोडीन का ओवरलैप कर रहा है. तो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग, तो यहां तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. स्टेबिलिटी विल इंक्रीज ड्यू टू इंटरनल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज बैक बॉन्डिंग. तो स्टेबिलिटी इस तरह आपकी इंक्रीज हो रही है. डाइफ्लोरोकार्बिन ज्यादा स्टेबल है डाइआइडोकार्बिन की कंपैरिजन में. एंड ऑर्डर इज दिस. ये अंदर से खुशी है, यानी कि खुद के ही एटम ने, मौलिक कार्बन के ही पड़ोसी एटम ने, कार्बन के पास जो एटम है उसने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर ऑक्टेट थ्रू रेजोनेंस टेम्परेरीली कंप्लीट कर दिया. बैक बॉन्डिंग डन. अब बाहर से कोई दे दे तो वो ल्यूइस बेस कहलाएगा और ये ल्यूइस एसिड कहलाएगा. मॉलिक्यूल के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेना ल्यूइस एसिड बेस की डेफिनेशन में नहीं आता. ये हो गया फर्स्ट बैक बॉन्डिंग. डन बच्चों? राइट. सेकंड, पोलर सॉल्वेंट.
ये बिल्कुल अगर आपको ध्यान हो तो डाइबोरेन को अगर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में या डाई इथाइल ईथर, डीई मतलब डाई इथाइल ईथर लिखना चाहता हूं, या ट्राई मिथाइल अमीन या फिर ट्राई मिथाइल फोस्फीन या ट्राई मिथाइल फोस्फेन, इन सब के साथ हम रखते हैं पिरिडीन। इस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर देने वालों के साथ रखते हैं तो B2S3 कैसे कन्वर्ट हो जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है इसका BS3 बोरेन में, डाइबोरेन बोरेन में, और ये सब लुईस बेस हैं, ऑल ऑफ दिस आर लुईस बेस। तो ये लुईस बेस इलेक्ट्रॉन देके इसको खुश कर देते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अमोनिया के साथ प्राइमरी अमीन मिथाइल अमीन के साथ एंड डाई मिथाइल अमीन सेकेंड डिग्री अमीन के साथ, इनके साथ ये तो होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, B2S6 आधा आधा टूट गया BS3, या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। ये रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है डाइबोरेन की, बोरोन फैमिली की हेट्रोलिटिक। इनके साथ क्या होता है, BS3 को BH2 पॉजिटिव में और BH4 पॉजिटिव में ऐसे तोड़ लो। इस तरह का है अनसिमेट्रिक क्लीवेज, इसको आप सिमेट्रिक क्लीवेज बोलो और इसको आप बोलो अनसिमेट्रिक क्लीवेज। ठीक है। अब इसके साथ जो ये लुईस बेस है ना, ये छोटे साइज वाले लुईस बेस ऐसा करवाते हैं अनसिमेट्रिक क्लीवेज, जैसे अमोनिया हो गया या प्राइमरी अमीन हो गया, इसका 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बना लेते हैं और ये हो गया। तो आपको डाइबोरेन की बहुत फेमस रिएक्शन है, किसमें सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो डू सिमेट्रिकल क्लीवेज, दिस इज आल्सो लुईस बेस and these do unsymmetrical cleavage. अमोनिया की रिएक्शन विद डाइबोरेन इज वेरी वेरी फेमस। अब इसको जो ये सॉलिड मिला, इसको अगर हम हीट कर दें 200 डिग्री सेल्सियस पे, 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट कर दें तो हमें मिल जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, जिसको बोराजोल या बोराजीन भी बोला जाता है, बोराजोल और बोराजीन भी बोला जाता है। लेकिन इसको और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और ज्यादा टेम्परेचर पे, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिल जाता है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिल जाता है, वहां इनऑर्गेनिक बेंजीन मिला, यह इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और मिल जाता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोराजीन या फिर बोराजोल बोलते हैं। तो ये 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 180 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में ओनली दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली अमोनिया के साथ। तो दिस आर रिएक्शन, सबको ध्यान रखना है कि इसके साथ सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइमर डाइबोरेन होता है, किसमें अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, दैट्स ऑल। जैसे PCl5 का क्या होगा, एक Cl निकाल दो तो PCl4, एक Cl दे दो तो PCl6 नेगेटिव। उसी तरह B2S6 में BH3 तोड़कर देखो, एक दे दो BH2 पॉजिटिव, एक H नेगेटिव ले लो BH4 नेगेटिव, ऐसा तो क्लीवेज हुआ। लेकिन दो लुईस बेस इधर आ जाएंगे, जैसे दो अमोनिया आ गए या दो प्राइमरी अमीन सेकेंड डिग्री अमीन, इन तीनों की रिएक्शन ऐसी होती है जो छोटे साइज के हैं। यहाँ पे 3-3 मिथाइल आ गए तो बड़े साइज के हैं, तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है। पोलर सॉल्वेंट का जो ये रीजन है वही रीजन इधर है कि जो कार्बन है इधर, उसको जैसे H2O पोलर सॉल्वेंट हो गया या ईथर हो गया, ये करते क्या है, ये इसके खाली ऑर्बिटल में दान दे देते हैं और इसको स्टेबलाइज कर देते हैं, जस्ट लाइक बोरेन को स्टेबलाइज कर देते हैं। इसलिए हाइड्रोबोरेशन में आप देखोगे B2S6 के साथ THF रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोबोरेशन के लिए बोरोन हाइड्रोजन देना है तो पहले बोरोन में कन्वर्ट करते हैं, और बोरोन की फॉर्म में कैसे खुश रहेगा, THF खुश रखेगा उसको सॉल्वेंट। इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में
B2H6 या BH3 कुछ भी लिखते हैं, पर B2H6 को BH3 की फॉर्म में THF के साथ, ईथर के साथ आप लोग रखते हैं। रीजन इज सेम, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन के लिए आपको बोरेन में कन्वर्ट करके B और H को पाई बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करना होता है। हाइड्रोजन ऐड कर दो, बोरोन ऐड कर दो, तो हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। तो दैट्स ऑल। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि लिविस बेस में है, वो स्टेबलाइज करते हैं। ये एक्सटर्नल खुशी हो गई, वो इंटरनल खुशी है। अगर हम कोई सॉल्वेंट ना लेकर गैसियस मीडियम ले लें, या ऐसा सॉल्वेंट ले लें जो इस तरह स्टेबलाइजेशन ना करे लोन पेयर देकर, तो फिर सिंगलेट कार्बन ट्रिपलेट कार्बन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। लिखो, जनरली फर्स्ट सिंगलेट कार्बन इज फॉर्म्ड, राइट डाउन, जनरली फर्स्ट सिंगलेट कार्बन इज फॉर्म्ड, generally first singlet carbene is formed but if singlet carbene is not stabilized due to back bonding or polar medium, due to back bonding or polar medium, ब्रैकेट में लिखो, दैट इज इन नॉन पोलर मीडियम और गैसियस फेज। नॉन पोलर मीडियम और गैसियस फेज में होगा तो इस तरह की स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगी। दैट इज इन नॉन पोलर मीडियम और गैसियस फेज। देन सिंगलेट कार्बेन converts to triplet carbene. Then singlet carbene converts to triplet carbene. तो ये मेथड है। कार्बाइलैमीन रिएक्शन में कार्बन इसी तरीके से बनती है, और रिबर-टीमन रिएक्शन में भी कार्बन इसी तरीके से आपने बनाई थी। अब कार्बन फॉर्मेशन का मेथड 2 बताता हूं मैं, जो बहुत कम यूज होगा आपको। कार्बन के पास कम से कम 2 हेलोजन होने चाहिए, वो क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग हो या सेम हो। 2 or more than 2 halogen on carbon, ये कंडीशन है। जैसे चारों क्लोरीन हो गई तो भी चलेगा, 3 क्लोरीन होगी तो भी चलेगा, 2 बची हुई वैलेंसी के ऊपर कार्बन हो या हेलोजन हो और भी चलेंगी, पर कम से कम 2 होनी चाहिए। ग्रेटर इक्वल टू 2 हेलोजन, वो सेम हेलोजन हो या अलग अलग हेलोजन हो। अल्काइल लिथियम के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन बनती है, और दैट्स ऑल। यहां पर हेलोजन्स जो रहेंगी वो जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है वो रहेंगे। इससे पहले मैं एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन बता देता हूं आपको, ताकि नाइट्रोजन के फ्लोराइड्स, क्लोराइड, नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स हैं ये बड़े एक्सप्लोजिव से नेचर के होते हैं। इनकी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन अगर आप देखो, पी ब्लॉक में पढ़ते हो आप, NF3 तो हाइड्रोलाइज नहीं होती है, लेकिन ये तीनों हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। देखो कैसे है। H2O न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा है। क्लोरीन से ज्यादा है तो ब्रोमीन आयोडीन से तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, फ्लोरीन को छोड़कर सभी से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज्यादा है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन से नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो व्हाट इज द ट्रिक? अगर यहां पर मान लो ClBrI है तो ट्रिक क्या है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहां पर OH और यहां पर H आएगा, तीनों बॉन्ड पे ऐसे ही होगा। तो आप अपना ट्रिक से प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये HOCl बन गए 3 और ये अमोनिया बन गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H पॉजिटिव ऐड कर दो हाइड्रोलिसिस में, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH पॉजिटिव। साथ में लिख सकते हो HOCl, HOBr, HOI। HOCl, HOBr एंड HOI। यहां पर ये हाइपोहेलस एसिड बन गए आपके, हाइपोहेलस एसिड बन चुके हैं आपके। अभी ऐड नहीं हो पाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, आई रिमूव दैट। तो ये हो गया HOCl, HOBr, HOI। ऐसा इसका मैकेनिज्म क्या है? NF3 क्यों नहीं हो पाया और ये क्यों हो पाए? अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, नाइट H2 न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहां पर क्या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर कुछ ऐसी जगह हो जहां पर बॉन्ड, पाई बॉन्ड है तो टूटकर, या कोई सिग्मा बॉन्ड है तो इजीली, पोलर बॉन्ड है तो लिविंग ग्रुप जाकर एडजस्ट कर पाए। यहां पर नाइट्रोजन के पास स्कोप नहीं है, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ये अटैक कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका N के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर O के ऊपर जो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, मैं एक बार बना देता हूं, O Cl नेगेटिव हो गया, Cl NCl। अब जैसे ही ये जाएगा तो इसका H पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो N के ऊपर H आ गया, Cl Cl N, ये हो गया HOCl। ऐसा 3 बार और होगा, H2O, फिर अगेन H2O, और फाइनली तीनों क्लोरीन हटकर NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म। लेकिन फ्लोरीन के पास ऐसा डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास तो है ही नहीं। You people understood it? नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये बड़े NCl3 काफी एक्सप्लोजिव रहता है। We will study। तो बच्चों मेथड 2 है आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्लोरीन के ऊपर 4 क्लोरीन, इसको आप एज ए रिएक्टेंट पहली बार देख रहे हो, टेट्रा, इसको सॉल्वेंट की CCl4 को टेट्रा क्लोरोमीथेन को आप लोग सॉल्वेंट की फॉर्म में देखते आ रहे हो, इसको रिएक्टेंट की फॉर्म में आप दूसरी बार देख रहे हो। एक बार कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल में आपने देखा था रीमर-टीबन रिएक्शन के साथ। तो इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान है, बिल्कुल पहले वाले मेथड जैसा ही है। एक बॉन्ड तोड़ेंगे, लोन पेयर लेके आएंगे, C नेगेटिव बनेगा और फिर लिविंग ग्रुप चला जाएगा। R नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। ये वही बन गया पुराना लिविंग ग्रुप वाला कार्बन नेगेटिव, नेगेटिव कार्बन नेगेटिव, और RCl बन गया। अब इससे लिविंग, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो चला जाएगा। इसमें जो वीकेस्ट बॉन्ड होगा वो R, जैसे
CF, CCl, CBr, CI में CI बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड, मतलब वीकेस्ट बॉन्ड यहाँ टूटेगा और यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप जो भी होगा, यहाँ सारे सेम है, वो यहाँ पे चला जाएगा और डाइक्लोरोकार्बन आपका बन चुका है। तो ये C नेगेटिव बनना तो मेथड 1 में भी था और लिविंग ग्रुप जाना, ये तो दोनों में ही C नेगेटिव बना। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया अब आपका, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स ऑल। R नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव को Li पॉजिटिव के साथ LiCl दिखा दो आप, R नेगेटिव RCl तो बन ही गया, and this is the reaction mechanism is just like inorganic reaction that we have seen. R negative acts as nucleophile here. तो यहाँ पे लिखो strength of CF bond, CF, CCl, CBr, CI, ये फोटो एलेजनेशन ऑफ एल्केन में आप लोग पढ़ चुके हो। ये बॉन्ड एनर्जी सबसे आसानी से CI बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड एनर्जी ऐसे है, तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आने से। और लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आपको यूज होगा, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो यहाँ पे वीकेस्ट बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप लिव्स। तो ये देखते हुए आपको हेलोजन का नेचर भी चेंज कर देंगे, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बता सकते हो। एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आए, नेगेटिव बना, दूसरे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गए, खाली डब्बा बन गया। बार बार यही कहानी बॉन्डिंग लेवल पे। लेट मी टेक सर्टेन एग्जांपल्स, यू नीड टू राइट कार्बन्स फॉर्म्ड। बच्चों बताएं, CH3C, Br, Cl, Cl, यहां पर मैं लिथियम मिथाइल की बात कर रहा हूं। टेल मी किस तरह का कार्बन बनेगा यहां पर। बची हुई दो वैलेंसी मैं किसी से सेटिस्फाई कर सकता हूं। टेल मी द कार्बन फॉर्म्ड। सबसे पहले CH3 किसको ले जाएगा, जो वीकेस्ट बॉन्ड है, CBr वीकेस्ट बॉन्ड है, तो उसके बाद C नेगेटिव बन जाएगा, उस पे दोनों Cl नेगेटिव, तो कोई भी चला जाए, एक Cl नेगेटिव कोई भी चला जाएगा। तो एक बॉन्ड आया, Br टूट के उससे इलेक्ट्रॉन पेयर आए, एक बॉन्ड Cl नेगेटिव जाने से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया, एक Cl बच गया है, एक चला गया और R बच गया है आपका, तो ये कार्बन बन गया। इस कार्बन को जरूरत पड़ेगी तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो सकता है इफ नीडेड, अदरवाइज सिंगलेट है ही, फर्स्ट फॉर्म सिंगलेट फॉर्म। इसी तरह सबसे पहले बॉन्ड Br टूटेगा तो CH3 Br बनेगा, फिर Cl नेगेटिव के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं लिविंग ग्रुप के लिए, Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप जाएगा और आपका कार्बन बन जाएगा। दिस इज योर कार्बन फॉर्म। एक इसके पास लोन पेयर रहेगा और एक इसके पास खाली ऑर्बिटल रहेगा। दिस इज योर कार्बन। बची हुई दो वैलेंसी सलामत है, ये आपकी कार्बन बन जाएगी। दिस इज मेथड 2। दो या दो से ज्यादा कार्बन रहेंगे तो आप इस तरह आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट 3 मेथड्स आर जस्ट वेरी सिंपल, 2-2 मिनट के हैं आप। ये दो मेथड थे जिसमें हमें ज्यादा डिस्कशन करना था, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। मेथड 3, लिखो फ्रॉम डाइएजोमीथेन, ये हमने यूज किया है आल्ट आइस्टार्ट होमोलोगेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमने ये सोर्स यूज किया था, डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन जरूरत पड़ेगी तो आप देखोगे इनके मैकेनिज्म में, ये तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर सकता है और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा आपका कार्बन, सिंगलेट कार्बन। ओके फाइन। फ्रॉम डाइएजोमीथेन
देखो डायएजो का मतलब होता है N2, मीथेन मतलब एक कार्बन है, बची हुई वैलेंसी मीथेन की हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हो गया डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन का अगर आप हीटिंग कर दें तो N2 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिना हीटिंग के कार्बिन नहीं बनाता है, बिना हीटिंग के कार्बिन नहीं बनाता है, क्योंकि हम गैसियस हीटिंग या फिर हाई टेम्परेचर बोलो, एनर्जी मिलनी चाहिए, या फिर रेडिएशन की एनर्जी मिले, कुछ भी इसको एनर्जी जरूर चाहिए। प्लस N2 तो बहुत शानदार लिविंग ग्रुप पे चला जाएगा, और यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन अपने आप को ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट कर लेगा, रीजन बीइंग बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, हाइड्रोजन है इसलिए डाइएजोमीथेन के। दिस इज डाइएजोमीथेन, CH2N2 नाम से समझ में आता है मीथेन का एक कार्बन, डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन हो गए। दिस इज ट्रिपलेट कार्बिन में क्योंकि गैसियस है इसलिए ना बैक बॉन्डिंग हो पा रही, ना सोलवेंट वाली स्टेबिलिटी मिल पा रही है, तो ये सिंगलेट कार्बिन बनी और अपने आप को ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट कर लेगी ये ऑन रिक्वायरमेंट। अब डायजोमीथेन का बॉन्डिंग में देखता हूं। डायजोमीथेन को हमने अपनी रिएक्शन में, होमोलोगेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज किया था। देखो कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हो गया डाइएजोमीथेन का एक रेजोनिक स्ट्रक्चर। लेकिन मैं दूसरा रेजोनिक स्ट्रक्चर यहां बनाऊं, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, रेजोनेंस कर लीजिए। तो C नेगेटिव मुझे दिखाई देगा और N2, दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। N2 पॉजिटिव यहां पर है तो N2 लिविंग ग्रुप आपका चला जाएगा, यहां से ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी डाइएजोमीथेन काम कर सकता है। दो रेजोनिक स्ट्रक्चर में से कौन सा रेजोनिक स्ट्रक्चर है जो हमें समझाता है कि कार्बिन बनेगा इससे, ये वाला रेजोनिक स्ट्रक्चर हमें समझाएगा। एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आना होता है, कार्बन नेगेटिव बनना होता है, वो इस रेजोनेंस के थ्रू आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास। चार बॉन्ड थे इसके, 3 सिग्मा 1 पाई, एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो आ चुके हैं। अब दूसरा बॉन्ड लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, वो खाली ऑर्बिटल बनाएगा। दोस्तों इससे अगर आप समझो तो बिना हीटिंग के N2 नहीं निकलता, लेकिन हीटिंग कर दोगे तो N2 एक बहुत शानदार लिविंग ग्रुप होता है, और एक लोन पेयर पहले से है इसके पास, ये खाली डब्बा N2 छोड़ जाएगा और ये ट्रिपलेट कार्बिन में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन नीड। तो इस तरह आपका सिंगलेट कार्बिन यहां पर बन रहा है। इस रेजोनिक स्ट्रक्चर से आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, हीटिंग इज नीडेड फॉर इट, डायरेक्टली नहीं बनेगा डायजोमीथेन से। ठीक है, गैसेस मीडियम में, इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन में फाइनली यू कैन कंसीडर ऑन रिक्वायरमेंट। एक आपने एल्केन चैप्टर में इस तरह का पढ़ा है, जहां डाइएजो कंपाउंड है, एजो एजो कंपाउंड्स हैं, उनमें N2 गैस निकल जाती है और रेडिकल बन जाते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, पर इसके लिए हीटिंग चाहिए या लाइट चाहिए। N2 बन जाएगा और R रेडिकल बन जाएंगे। ये एल्केन में फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल में, रेडिकल मैकेनिज्म के इंट्रोडक्शन में डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं, उनमें से ये भी है। अगर इसी को हम रिंग स्ट्रेन में डाल दें तो बड़ी खुशी से ऐसा होगा। ये स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशन का हम एडवांटेज ले रहे हैं। 3 मेंबर की हाईली स्ट्रेन्ड रिंग अगर हम ले लें और N2 हो और इसको हम HNU या फिर लाइट दे दें, हीट दे दें, तो N2 निकल जाएगा। N2 का एक इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, और साफ साफ आपको नजर आ रहा है
ये कार्बिन आपका बन जाएगा, दिस इज कार्बिन, CCl CCl, Cl नहीं है यहाँ पर, 3 मेंबर की रिंग है, दिस इज कार्बिन। अब वो सिंगलेट ट्रिपलेट जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह हम लोग इसको यूज कर लेंगे, बट आप आसानी से कार्बिन आप देख सकते हो इधर भी सेम। तो N2 निकलना और कार्बिन बनना एक प्रोसेस है। N2 निकल के, N2 इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, N2 बहुत दिखाई दे रहा है हमें जहां नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। मेथड 3 एंड मेथड 4 आर एग्जैक्टली सेम। मेथड 4 है फ्रॉम कीटीन। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कीटीन का स्ट्रक्चर ना जानता हो। इसकी हीटिंग करते हैं तो यहां पर भी हमें सिंगलेट फिर ट्रिपलेट बन जाएगी, गैसियस मीडियम है। और यहां पे तो N2 की तरह शानदार लिविंग ग्रुप छुपा हुआ है कीटेन में, ये बन जाएगा। ये फ्री वैलेंसी मुझे दिखानी थी, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखोगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। इसका एक रेजोनिक स्ट्रक्चर देखिए, यू वांट टू अंडरस्टैंड, जस्ट सी द रेजोनिक स्ट्रक्चर ऑफ इट। लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। अभी फिलहाल आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा होगा ये C नेगेटिव की वजह से। O पॉजिटिव बन चुका है इधर। N2 से भी ज्यादा स्टेबल है CO। N2 की बॉन्ड एंथैल्पी 940 किलो जूल पर मोल, ट्रिपल बॉन्ड किया। C ट्रिपल बॉन्ड O की बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन मोनोऑक्साइड में तो 1050 किलो जूल पर मोल के नियर अबाउट होती है, तो उससे कहीं ज्यादा है। तो CO तो लीव करके बेहद खुश है, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिविंग ग्रुप। पर ये ऐसे नहीं निकलेगा CO, ये हीटिंग या फिर रेडिएशन दोगे तो CO निकलेगा। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर आना होता है, वो आ चुका है इधर। दूसरे बॉन्ड से लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, वो जा रहा है, जा चुका, और CO जा चुका आपका। अब ये गैसियस मीडियम है चूंकि, तो सिंगलेट ट्रिपलेट में ऑन डिमांड कन्वर्ट करवा सकते हो आप। तो केटीन और उसमें बिल्कुल वहां पे N2 लिविंग ग्रुप है, यहां पर वहां पर क्या था, डायजो में क्या था, बिल्कुल ऐसा कैसा था, N डबल बॉन्ड N C। इसका दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बना लो, बिल्कुल इन दोनों मेथड में। ये डायजो कंपाउंड है, यहां पर बिल्कुल वैसा का वैसा लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। अब इसको न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ऑन डिमांड हीटिंग नहीं करोगे तो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में यूज कर सकते हो इन क्वेश्चंस। बिल्कुल वैसा का वैसा सिचुएशन है, बिल्कुल वैसा का वैसा सिचुएशन है। कीटीन, कीटीन, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ चार मेथड हो गए, चार बहुत फेमस मेथड हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन के। मैं कुछ एग्जांपल लिखूं तो बड़े आसानी से आप C और N2 को लिविंग ग्रुप बनाकर बता सकते हैं कि कौन सा कार्बिन बनेगा। टेल मी विच कार्बिन इज फॉर्म्ड।
इसमें फॉर्मल चार्ज दिखाना चाहो तो पूरा, अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप इस तरह बना सकते हैं। पर जैसे मैंने पहले लिखा था वैसा भी लिखा मिल सकता है। टेल मी, यहाँ CO लीव कर जाएगा, यहाँ N2 लीव कर जाएगा, यहाँ N2 लीव कर जाएगा, यहाँ पर कार्बन पे, फिर बाद में फाइनली आप गैसियस फेज है सिंगलेट बना ली, ट्रिपलेट बना लीजिए। C एक H है, C है, दूसरी वैलेंसी H है। इस तरह आप सिंगलेट कार्बिन बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल वे। कार्बिन बनाने का एक सिमोन स्मिथ रिएक्शन होती है कार्बिन की, उसमें हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लिसिटली नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड दैट विल बी यूजफुल फॉर अस, और वो होता है डाई आयोडोमीथेन से, बट जिंक हम साथ रखते हैं, जिंक या जिंक कॉपर। कितने लोग हैं ये जानते हैं RX Mg के साथ RMgX बना लेता है, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव लिख सकते हैं उसको आप। RX Zn के साथ फ्रैंकलिन रिएजेंट RZnX बनाता है। Everybody is known it. This is Grignard reagent, this is Franklin reagent. ये बहुत पुरानी कहानी है। मेटल्स आर गुड फॉर नथिंग एक्सेप्ट गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप R नेगेटिव और Mg+2 है और X-1 है तो MgX पॉजिटिव पूरा लिख सकते हो। ZnX पॉजिटिव एंड R नेगेटिव अपने यूज के लिए फर्दर बिंदास लिख सकते हो। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो ZX पॉजिटिव, MgX पॉजिटिव, Mg+2 है, X-1 है तो MgX+1 लिख सकते हो। नेट फॉर्मल चार्ज दो आयोडीन है इधर डाई आयोडोमीथेन में CH2I2, जिंक मेटल आर गुड फॉर नथिंग एक्सेप्ट गिविंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देगा। इसको एक बार आप मन में तोड़कर देखो, C पॉजिटिव एंड I-, Zn+2 I- के साथ Zni+1 बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन आया C पॉजिटिव पे तो C न्यूट्रल, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो C नेगेटिव। आप इसको ऐसे लिखो जैसे फ्रैंकलिन रिएजेंट है, या इसकी केमिस्ट्री समझनी है तो यू राइट इट डिफरेंटली, R नेगेटिव एंड Zni पॉजिटिव, you will understand better। जो एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर आना होता है वो तो आ चुका है इधर Zni Z बॉन्ड से, अब लिविंग ग्रुप जाना होता है, लिविंग ग्रुप इधर चला जाएगा और बन जाएगा आपका यहां से। लेकिन यहां से आपको सिंगलेट कार्बिन कंसीडर करनी है। सिंगलेट तो सभी में बनी, लेकिन इसमें सिंगलेट कार्बिन सिमोन स्मिथ रिएक्शन में, ये स्पेशल एग्जांपल है। इन सिमोन स्मिथ रिएक्शन, Smith reaction, you will be using this. Simon-Smith reaction, you will be using this. तो दोस्तों मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन हमारे खत्म हो चुके हैं। सारे मेथड आपको ध्यान रहने चाहिए। मेथड 1 यूज होता है और मेथड 5 यूज होता है सिमोन स्मिथ रिएक्शन में। मेथड 1 यूज होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन में, रीमर्टिमेंट रिएक्शन में। और बाकी मेथड भी इंसर्शन ऑफ कार्बिन, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, डिफरेंट रिएक्शंस में यूज होंगे। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं सिंगलेट कार्बिन के बारे में। सिंगलेट कार्बिन देखो,
किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर स्टार्टिंग में नहीं दे सकती क्योंकि खुद के पास ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो पहले ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम नहीं कर सकती। लेकिन सिंगलेट कार्बिन को एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए किसी से न्यूक्लियोफाइल से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होते ही फिर ये किसी को दे सकती है, फिर ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर सकती है। व्हाट आई मीन टू से, किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम की, किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया ऑक्टेट कंप्लीट होती सिचुएशन में, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी काम कर सकती है। बट पहले इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये ओवरऑल तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ही काम कर रही है। लेकिन सिंगलेट कार्बिन का आपको कंसीडर करना है इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिएक्शन को देखते हुए। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का काम और इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम ये साइमल्टेनियसली करती है। यहां से लिया और साइमल्टेनियसली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ये काम करती है और बीच में कोई मौका नहीं देती जिसके साथ भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर लुईस एसिड लुईस बेस के रूप में। तो एक नोट लिख लीजिए, सिंगलेट कार्बिन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल as well as nucleophile simultaneously. Acts as electrophile as well as nucleophile simultaneously. Acts as electrophile as well as nucleophile simultaneously. बस एक बार मैं थोड़ा सा रिएक्शंस जो हम कल करने वाले हैं कार्बिन की वो जस्ट नोट डाउन करवा देता हूं। देन आफ्टर we will go in details of the reactions in next lecture and give the finishing touch to carbene to the max possible. लिखो reactions of carbene mechanism. Organic reactions of carbene mechanism. एक पहली रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो, फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनने वाली डाइक्लोरोकार्बिन, उसमें आपका कार्बिन था, इंटरमीडिएट था। लेकिन कुछ रिएक्शंस रीमर टीमैन रिएक्शन की तरह उसी तरह के रिएजेंट, बट मिसलेनियस रीमर टीमैन रिएक्शन हमने नहीं की थी क्योंकि फिनोल चैप्टर में सिर्फ फिनोल की थी। तो अब हम रीमर टीमैन रिएक्शन के साथ मिसलेनियस रीमर टीमैन रिएक्शन करेंगे। सेम उसी तरह एक कार्बन पे 3 हेलोजन होंगे, एक हाइड्रोजन होगा और बेस रहेगा साथ, रिएजेंट वही है। फिर दूसरा होता है प्राइमरी अमीन का टेस्ट, उसको बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन का मतलब आइसोसाइनाइड होता है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर बोलो कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन को ही हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, वी पीपल नो इट। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो कार्बाइल अमीन बोलते हैं इसको, और आइसोसाइनाइड भी इसे बोलते हैं। ये बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल रखता है आइसोसाइनाइड, अनप्लीजेंट अनवेलकमिंग स्मेल होती है आइसोसाइनाइड की, और यही बहुत ही अनप्लीजेंट फाउल ऑर्डर से ही हम लोग पहचानते हैं कि प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है। दिस इज टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। फिर
इसके अलावा ये रिएक्शन आप लोग पहले कर चुके हो, थर्ड वाली रिएक्शन भी आप लोग कर चुके हो पहले। अर्ट आइस्टर्ट होमोलोगेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन थी, यू पीपल नो इट। ये पीओसी का पार्ट है प्रैक्टिकल। फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन आप लोग कर चुके हो। चौथी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन ऑफ कार्बन ऑन alkenes. Addition of carbene on alkenes. This is fourth reaction. फिफ्थ रिएक्शन में अगर काम की बोलूं थोड़ी बहुत, ये चार रिएक्शन है जो काम की है आपकी। सिमोन स्मिथ रिएक्शन भी काम आ जाती है क्वेश्चंस में। फिफ्थ रिएक्शन विच इज यूजफुल। बाकी बहुत ही 2-2 मिनट की हैं, 5-5 मिनट की हैं, छोटी छोटी रिएक्शंस ऑफ कार्बन विद कार्बोनिल कंपाउंड। एल्कीन में पाई बॉन्ड है, सी डबल, कार्बोनिल में भी सी डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। कुछ उसी तरह की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ दिखाती है जैसे एडिशन ऑफ एल्कीन में आप दिखाते हो। एंड इंसर्शन ऑफ एल्केन्स, सेशन ऑफ एल्केन्स। CH बॉन्ड जो एल्केन का होता है उसमें CH2 एंटर कर जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो इंसर्शन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के CH बॉन्ड में CH2 इंसर्ट कर जाता है। वो भी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का एक मेथड होता है, बट वो बहुत बेकार मेथड होता है क्योंकि मिक्सचर ऑफ मेनी प्रोडक्ट बनता है। अब लास्ट रिएक्शन एज एसिड बेस रिएक्शन बोल दो, ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस की तरह वहां पर काम करता है as acid base reaction. Remaining last three reactions are less important definitely. So we will see all these reactions in next lecture. Okay guys, let us stop here. Thank you very much. Jai Hind. जय भारत। Jai Bharat.